60 FPS. Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. असर्शन रीजन यानी कथन और कारण के प्रश्न हैं. 10 से 12 सवाल आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अभी ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं. 6 से 8 सवाल मैक्सिमम सीडीपी यानी 30 में से भी 6 से 8 की संख्या में आए हैं ये सवाल. एक मास्टर ट्रिक का प्रयोग करेंगे क्योंकि ट्रिक्स जो हैं आप लोगों की बड़ी फेवरेट हैं. निमोनिक का इस्तेमाल हम हमेशा से करते आए हैं और आज के सेशन के बाद कोशिश तो ऐसी है कि आपसे कुछ गलत हो जाए बट असर्शन रीजन का सवाल गलत ना हो पेपर में, जो कि कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपने पढ़ा है, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स लागू हो जाते हैं. बीटीसी की एक ट्रिक है जो हम इस्तेमाल करेंगे. बीटीसी आप कर चुके होंगे, आप में से कई लोग जो उत्तर प्रदेश से होंगे. बेसिक टीचर जो है कोर्स है, अभी जो है डीएलएड कहते हैं हम उसको, तो ये आपको याद रहेगा, इसलिए जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे. बीटीसी मेथड कह लीजिए आप इसको, क्योंकि आपका बहुत मन लगता है मेथड्स में. नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. देर आए बट दुरुस्त आए. ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारे तरीके से, सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि आपसे सवाल गलत ना हो. बात सिर्फ ट्रिक की नहीं है, बात है कि सवाल गलत ना हो. ये सुपर डेट का बैच है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, कॉल्स आ रहे थे करियर में लगातार, तो ये बैच आ गया है. नहीं तो मेरी इच्छा थी कि इसको थोड़ा और रुक करके लाएं. और अभी आप एनरोल कर सकते हैं. इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स भी हैं, ये आप फर्दर जाके देखेंगे तो कुछ 1400 1500 और भी फर्दर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो. नहीं तो इतना तो अभी है ही 1499. इसके अलावा सीटेट में भी जिन लोगों को अभी है कि नहीं सारे नोट्स एक जगह मिल जाएं, सारे की नोट्स ये सब, तो उसमें भी एनरोलमेंट है. कहाँ है? करियरविल ऐप पर है. ये बीटीसी मेथड है. अभी इसको समझेंगे कि बीटीसी मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे आप असर्शन और रीजन में, है ना. बिल्कुल क्लियर कट रखेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो ये सवाल सॉल्व करते समय. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे, कमेंट में बता देंगे. ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेश क्वेश्चंस हैं, है ना. कुछ 2-3 सवाल होंगे या कुछ सवाल होंगे जो शायद पहले भी पूछे जा चुके हैं, वो उनकी महत्ता को देखते हुए रखे गए. अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस हैं, है ना. तो इससे आपको पता भी लग जाएगा कि वो रटने की संभावना खत्म हो जाएगी. अच्छा, इसमें एक और बेसिक ट्रिक होती है, अभी मैं बताऊंगी कि कौन से सवाल आप किस आंसर की तरफ जा सकते हैं. ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न स्क्वाड. यहाँ पे आप ये पीडीएफ पूरे इस सेशन की विद आंसर्स डाउनलोड कर लेंगे जाकर के. बाकी सारे अपलोड हो गए हैं. इसका बहुत साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं. ये आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी मेरे ख्याल में कि कथन है, असर्शन है और कारण है. ठीक, कथन और कारण है. ठीक, कथन क्या है? माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और किसी तरह से तो नहीं आए. आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका अवतरण हुआ हो या एकदम क्या कहते हैं, एकदम से धरती पे प्रकाशित हो गए हो आप अचानक से. सब माता पिता के माध्यम से ही आए. माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं. इस सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत है? इसमें कुछ गलती लग रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं. तो ये ट्रू है. रीजन क्या है इसका? बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं. यानी कारण क्या लिखा हुआ है? कि बच्चे हैं जो माता पिता को जन्म देते हैं. बताओ, बच्चे माता पिता को जन्म देते हुए देखें. अब ये फिलॉसफी में नहीं जाना है. अगर आप में से किसी का दिमाग जो है फिलॉसफी वाला हुआ मेरे टाइप का, तो फिर जो है आप कह देंगे कि हाँ ये बात भी सही है. नॉर्मल कॉमन सेंस से देखना है ना. तो कॉमन सेंस से, क्योंकि फिलोसॉफिकली अगर आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई माता पिता भी तो माता पिता तभी बनते हैं जब बच्चे का जन्म होता है. बट एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं. तो एनीवे, तो कुल मिला के बात क्या है? माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं या बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं? ये नीचे वाला हमें गड़बड़ लग रहा है, यहां प्रॉब्लम है, ये रॉन्ग है. बात सही है कि नहीं है? इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, कहानी खत्म हो गई. अगर इतना ही आसान हो जाए तो, इतना ही आसान है बस. आपको इतना ही, अगर देखो दोनों में से कोई भी गलत निकल जाए तो कहानी वहीं समाप्त है. इसको हम अंजलि और राहुल का भी नाम देते हैं. 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इसमें. ये ऐसा नहीं है कि सीटेट में अब आना शुरू हुए हैं पिछले कुछ सालों से, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है. ये जेई में या सीबीएसई के एग्जाम्स में, इवन स्कूल्स में, नीट में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, इन सब में ये सवाल आते रहे हैं. कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ सीटेट के लिए ही अवतरण हुआ है इनका, या ये सीटेट के लिए ही जन्मे हैं सवाल. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनका बेसिक मेथड होता है जो ये बीटीसी की, जब हम बात कर रहे हैं कि बीटीसी का इस्तेमाल कब करना है. बीटीसी बोले तो बी फॉर बोथ. देखो, मेथड ऐसा होना चाहिए जिसको याद रखने के लिए एक और मेथड ना लगे आपको, एक ट्रिक और ना लगे ट्रिक को याद रखने के लिए. बीटीसी आसान है याद रखना आपके लिए. बोथ ट्रू तभी चेक करना है. थर्ड स्टेप पे जाओगे ही तब
कि दोनों ट्रू हैं, तब आप चेक करते हो कि इसका रीजन ट्रू है कि नहीं है। चेकिंग तब होगी जब दोनों ट्रू होंगे, ये शर्त पहली है। अगर ये बोथ ट्रू नहीं है, यानी ए और आर ट्रू नहीं है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है, तो कोई चेक नहीं करना कि ये रीजन ट्रू है नहीं है, कुछ नहीं, जाना ही नहीं है आगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो बोथ ए एंड आर ट्रू वाले ही होते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, अगर आप खोल करके देखेंगे सवाल पुराने सालों के, और आप में से कई लोगों ने तो रट्टे भी लगाए हुए हैं कि एक काम करते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये याद कर रखा है कुछ लोगों ने, तो वो तो आंख बंद करके यही सवाल का जवाब देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है पेपर में, मैं क्वेश्चन कराऊंगी भी कि दोनों भी फॉल्स आ जाते हैं या कोई एक फॉल्स हो गया। लेकिन मैक्सिमम जो सिनेरियो बनता है वो 70-80% जो सवाल हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, या तो आर रॉन्ग हो जाएगा या फिर आर भी करेक्ट होता है। तो अगर आपको बिल्कुल कुछ ना समझ आ रहा हो, आंख ही बंद करके आपको पेपर में जवाब देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कई लोग तुक्के में भी विश्वास रख लेते हैं, बट तुक्का इज नॉट द राइट वे टू पास द एग्जाम। सिर्फ तुक्के से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप फंस रहे हो, ऐसा मन कर रहा हो सवाल छोड़ के आना है, तो फिर आप बोथ ए एंड आर ट्रू वाले के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्मेशन हो कि दोनों में से कोई एक गलत नहीं है, तो आर इज द करेक्ट, जो आपने याद किया हुआ है वो चल जाएगा बहुत जगह पे। बट ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। जब 12 सवाल अगर पेपर में आ रहे हैं, 4 से 6 सवाल कम से कम, 4 क्वेश्चंस मिनिमम सीडीपी में, 30 में से 6 से 8 सवाल मैक्सिमम, सिर्फ सीडीपी की बात कर रही हूँ। ईवीएस में भी ये सवाल, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे ईवीएस में पूछा हुआ है। लैंग्वेज में भी सवाल आता है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में। आज 10 अगस्त है, अब से पेपर तक 7 सितंबर तक मैं 15 क्लासेस लेने वाली हूँ, और 15 क्लासेस अगर आपने अच्छे से कर ली, बस उद्धार हो जाएगा उतने में, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। चलिए खैर समझते हैं। और ये आपको एक, इसके लिए 4 ऑप्शंस देती हूं अब, तब ऑप्शंस से बनता है ना क्वेश्चन, तो मुश्किल। अब यहां पे देखो कौन सा सही होगा। हिंदी मीडियम वाले भी एक बार ट्राई करो, फिर ऐसे ही 2-3 सवाल और करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हमने देख लिया, ए चेक किया कि माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, बात सही है। बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं, ये बात थोड़ी अटपटी है, ये रॉन्ग है। तो जब इन दोनों में से कोई भी एक रॉन्ग साबित हो जाए, तो तीसरे स्टेप पे नहीं जाना होता। अभी जो हमने बीटीसी में बात की है, अभी वो तीसरा स्टेप हम डिस्कस करेंगे। वो पिछले साल भी हमने सेम शेयर किया था, और उसमें वो जो मेथड है बिकॉज लगाने का, जिसकी हम बात करेंगे अभी, वो यूनिवर्सल टाइप का मेथड है। वो यूपीएससी में भी लोग यूज करते हैं, वो नीट में भी लोग यूज करते हैं। वो सार्वभौमिक टाइप का मेथड है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया हो, कोई भी कॉमन सेंसिकल इंसान वैसे ही निकालेगा। और लास्ट ईयर भी हमने वही डिस्कस किया था। तो उस पर अभी आएंगे कि जो बीटीसी पे चेक करना है, तो चेक क्या करना है, चेक करना है बिकॉज लगा करके। अभी आएंगे उस पर। सिंपल चीजें सिंपल बनानी है, मुश्किल नहीं बनानी है, ठीक है। आप में से कितने लोग क्या जवाब देना, पोल दो भाई। कहाँ है पोल? ये किस लिए दिया हुआ है ऑप्शन? अगर पोल ही नहीं देना तो हम इसका क्या काम है, क्यों दिखाएंगे? ये कमाल कर दिया। चलो मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग पोल में जवाब दे रहे होगे, इतने में एक्सप्लेनेशन में लगी हुई हूँ। एनीवे फटाफट से बताओ। अब आपको पता है कि दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। जहां भी बोथ का ऑप्शन है वो दोनों हटा दो आप, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे। इसमें एलिमिनेशन बहुत आसानी से होता है, और आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके। 92% लोग क्या कह रहे हैं, 93% लोग कह रहे हैं कि आंसर जो है वो 4th ऑप्शन होगा। अब मुझे उन 8% लोगों से मिलना है, ये 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं, कि जो 8% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इसमें भी। मतलब क्या हो गया भाई, प्राइमरी स्कूल भेज दें वापस? इतना कैसे? ये तो संभावना नहीं है। आपको मजे लेने हैं कमेंट सेक्शन में तो बात अलग है। अदरवाइज कोई भी इंसान जो डीएलएड करके बैठा है या अपनी इतनी पढ़ाई करके बैठा है, वो ये तो नहीं कर सकता कि इतने आसान सवाल में आपको कहाँ कंफ्यूजन है। ये बताओ, अभी तो कंफ्यूजन शुरू ही नहीं हुई है। 91% लोग 4th ऑप्शन कह रहे हैं, बाकी के 9% लोग हो गए हैं जो कुछ और जवाब दे रहे हैं इसमें से। देखो ए तो फॉल्स नहीं हो सकता, ये फॉल्स कैसे हो सकता है? ये माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, इसमें फॉल्स जैसा क्या है? भगवान का अवतार थोड़ी हो जा रहे हैं डायरेक्ट, वो भी माता पिता के थ्रू ही आते थे। जब आप कहानियां पढ़ते हैं श्री रामचंद्र की या बाकी श्री कृष्ण की, ठीक है ना। तो ए इज फॉल्स नहीं, कहां से फॉल्स है? ए तो फॉल्स ही नहीं है। दोनों सही नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं ये नहीं कह सकते। वो फिलॉसफी नहीं लगानी है, उल्टा थोड़ी होता है कि देखा है किसी बच्चे को उल्टा कि माँ बाप कह रहे हो आप अपने बच्चे को, समझ रहे हो? तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसमें कुछ और चेक ही नहीं करना, वो जो बीटीसी मेथड है अप्लाई ही नहीं होगा। वो जरूरत ही तब पड़ेगी जब दोनों ट्रू हो, बोथ ट्रू, तो ही चेक करना है बिकॉज लगा करके, ठीक है। या दैट इज वाई लगाते हैं अगर रिवर्स में चेक करना हो, कि अगर ये आर आपको चेक करना है इसके साथ जा रहा है या नहीं, तो अगर आप दैट इज वाई लगा दोगे कि बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं, दैट इज वाई माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं,
बन ही नहीं रही बात, जरूरत ही नहीं है इसकी, बीटीसी लगेगा ही नहीं। बीटीसी कहां लगेगा? जहां पे बोथ ट्रू हो तब चेक करोगे आप, सी फॉर चेक। समझ रहे हो बात सही है कि नहीं है? कुछ लोगों के तो आईक्यू पे शक हो गया आज मुझे, जैसा जवाब इसमें दिया है ऐसे कैसे कर सकते हो भाई। अब वो बीटीसी मेथड कहां लागू होगा उस पे भी आएंगे, अभी बस ये देखो। जैसे एक और सवाल ईवीएस में आया हुआ, आइस इज सॉलिड वाटर, यह एक आसान सा सवाल है। यानी जो कथन है ए, वो कहता है कि आइस इज सॉलिड वाटर, यानी बर्फ जो होती है वो सॉलिड पानी है, जो बिल्कुल पैक्ड एंड टाइटली पैक्ड है जिसके एलिमेंट्स। रीजन क्या है? वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्रीज सेल्सियस। दूसरा स्टेटमेंट आपने पढ़ा कि वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस बात में कोई डाउट है? 0 डिग्री सेल्सियस पे कॉमन सेंसिकल सवाल है, कोई इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि आपको हाई आईक्यू या बहुत पूरी अंडरस्टैंडिंग सीडीपी की कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा हो। मजे की बात यह है ये किसी भी टॉपिक से आ जाते हैं क्वेश्चन, और इसमें कई बार दो टॉपिक एक साथ मर्ज भी हो जाते हैं। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कोर है कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए पेडागोजी के। ऐसा नहीं है आप बस ट्रिक खेल के जो है पूरा पेपर क्लियर कर दोगे। 2 सवाल सही हो भी गए तो उसके अलावा भी तो पेपर देना है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग कह भी रहे हैं, ये अभी हम करेंगे, इसका जवाब दूंगी मैं। आइस इज सॉलिड वाटर, बिल्कुल करेक्ट बात है। आइस किसको कह रहे हो? सॉलिड वाटर। कोई ये मत कहना लगना कोका कोला जमा दी हमने, वो भी तो वाटर ही है। वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये बात भी ट्रू है, लगा दो बीटीसी। जब बोथ ट्रू हो तो चेक करना होता है। क्या करना होता है? चेक अगेन, ये बीटीसी बी बिकॉज पे ही, बिकॉज लगा के ही चेक करना होता है। चेक क्या करना होता है वो आपको पता है कि चेक सिंपल बिकॉज, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगेन मैं इसमें क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी, पिछले साल भी हमने डिस्कस किया था, शायद उसके पिछले साल भी किया हो। ये एकदम स्टैंडर्ड तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने के, लिमिटेड ही तरीके हैं। तो यहां पे बिकॉज जब आप लगाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रू हैं, बोथ ट्रू हैं, तो बिकॉज लगा के देख लो। आइस इज सॉलिड वाटर बिकॉज वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस सॉलिड वाटर इसलिए है क्योंकि पानी फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। कोई डाउट नहीं? तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है इसके बारे में। भाई असर्शन क्या कहते हैं? अंजलि क्या कह रही है कि आइस सॉलिड वाटर होती है। सही कह रही हो अंजलि तुम। रीजन यानी राहुल क्या कह रहा है कि वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। राहुल ने कहा कि पानी जो है बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पानी बर्फ क्यों बनता है, यही तो एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट स्टेप में। तो अंजलि अपने आप में करेक्ट है, राहुल अपने आप में करेक्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के लिए सही है, ये हमने बिकॉज लगा के चेक कर लिया, बस बात बन गई। 36 गुण हो गए मैच, 36 ही होते हैं ना। तो ये तो अभी एक ऑप्शन के थ्रू भी हम चेक करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी जिससे आपके मन से ये निकल जाए कि हाँ ठीक कर पा रहे हैं या नहीं। फिर हम सीडीपी के क्वेश्चंस पे आएंगे, जस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा नहीं, और आप बहुत अच्छे सॉल्व कर पाओगे, आज देख लेना। देखो एक बार असर्शन क्या है, कथन क्या है? एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम अ ट्री। यानी जो एक एप्पल है, क्योंकि हम सिंपल कॉन्सेप्ट से समझेंगे, एप्पल क्या है? एक सेब को एप्पल कहते हैं, इतना तो बताइए हमें। न्यूटन वाली कहानी याद करो, सर पे आके लगा। तो एप्पल ट्री से नीचे की तरफ फॉल करता है, ट्री से एप्पल नीचे गिरेगा। ये पेन मैं यहां से गिराऊंगी तो नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा कि सीलिंग में हिट हो जाए। तो चीजें नीचे गिरती हैं, यानी एप्पल ट्री से ग्राउंड की तरफ जाता है। ये बात गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। ये तो आपको कुछ ना बताओ तब भी इतना तो पता है कि एप्पल नीचे ही जाएगा। इसका रीजन या दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी गुरुत्वाकर्षण बल है किसका? पृथ्वी का, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं और आप सीधे खड़े हो पा रहे हैं, मार्स पे जाएंगे तो वहां नहीं होंगे। वो आपने देखा एस्ट्रोनॉट्स उड़ते रहते हैं हवा में प्लेन के अंदर, या वो अलग तरह की आपकी जैकेट्स वगैरह पहन के जाते हैं, चीजें करते हैं। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ये बात भी सही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करती है और नीचे की तरफ गिरते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब बीटीसी लग जाएगा यहां, क्योंकि बोथ ट्रू हैं। अंजलि राहुल दोनों सही बात कर रहे हैं, अब एक दूसरे के लिए सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बिकॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिकॉज लगाएंगे, क्योंकि बोथ ट्रू हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलत हो जाता, आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल 2 ऑप्शन हट जाते, 2 ही ऑप्शन बचते, जो गलत था वो गलत था, बात खत्म हो जाती है ना। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सही होते हुए एक दूसरे के लिए सही ना हो, इसी के लिए हमें वो बीटीसी मेथड लगाना पड़ रहा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये दोनों सही है बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है बात। डेटिंग वेटिंग से आपको समझ में आ जाता है आसानी से, ठीक। तो बिकॉज लगाएंगे क्योंकि दोनों सही हैं। तो पढ़ के देख लो, एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम अ ट्री।
बिकॉज द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी एप्पल गिरता है क्योंकि, क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है। बात खत्म हो गई। इसको अगर रिवर्स में चेक करना हो तो दैट इज वाई लगा लेते हैं कि द अर्थ है, अगर रीजन से चेक करना है तो द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज वाई, इसलिए दैट इज वाई एन एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम अ ट्री। बात सही है कि नहीं है? बात तो सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने के लिए? अब कुछ सवाल करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इससे पहले वाला सवाल अगर हम चेक करना चाहें, क्योंकि बोथ ट्रूथ है, तो इसको भी अगर रिवर्स में चेक करना चाहें कि आइस इज सॉलिड वाटर, यानी जो बर्फ है वो सॉलिड वाटर है, यानी वाटर है सॉलिड फॉर्म में। वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों सही हैं, दोनों सही होते ही बीटीसी लगा देना है, यानी बोथ ट्रू। तो चेक कर लो भैया, तीसरा स्टेप चेकिंग है फिर, अगर बोथ ट्रू हैं तो। अब इसको रिवर्स कैसे चेक करेंगे? ये बिकॉज लगा के देख लिया तो ये नॉर्मल चेकिंग है। आपका मन कर रहा है नहीं, इसको तो एक तरीके से और चेक करेंगे, दैट इज वाई लगाएंगे। तो आइस इज सॉलिड वाटर बिकॉज वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। भाई आइस वाटर इसलिए है क्योंकि वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पे, इसलिए आइस बनने का रीजन है ये। अब इसको अगर दैट इज वाई लगा के चेक करना हो, उल्टा चेक करना है रीजन से, तो आप क्या करेंगे कि वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वाई आइस इज सॉलिड वाटर। सिंपल, खत्म बात। अब आएगा पोल। अब क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अब आपके सामने जब 4 ऑप्शंस में आएगा तो आप 2 सवाल ये वाले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद हम पेडागोजिकल सवालों पे आ जाएंगे। और अगर आपने ये सेशन पूरा देख लिया तरीके से, ये मेथड अप्लाई होते हुए देख लिया, आपको दिक्कत नहीं आने वाली पेपर में। ये 12 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और मजे की बात ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को, बहुत क्लैरिटी कितनी है कॉन्सेप्ट की, वो ला देते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। अच्छी बात यही है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले भी परेशान हो रहे होंगे, अब वो पढ़ लें, दोनों साइड सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस के साथ दिया है, पोल में आपको जवाब देना है। 89% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। देखिए, आइस इज सॉलिड वाटर। आइस क्या है? सॉलिड वाटर है। हिंदी में भी पढ़ लो, बर्फ पानी का ठोस रूप है। ये बात सही है? हाँ जी सही है। वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात भी सही है कि पानी जो है बर्फ बन जाता है 0 डिग्री यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये बात भी सही है। आपको पता है जैसे ही दोनों बातें सही होंगी, बोथ ट्रू होगा तो चेक कर लेना है, बीटीसी लगा देंगे, बात खत्म, है ना। चेक करना है क्या करके? ये बी से ही चेक होगा, बिकॉज लगा करके। नहीं तो दैट इज वाई भी लगा सकते हो। चेक करने के 2 तरीके हैं, ठीक। अब यहां पे पता है बर्फ पानी का ठोस रूप है क्योंकि, या बिकॉज, क्योंकि पानी 0 डिग्री पे जम जाता है, या फिर वाटर फ्रीजेज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वाई आइस इज सॉलिड वाटर। इसीलिए तो सॉलिड वाटर है, क्योंकि बर्फ बन जाता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब जैसे ही दोनों चेक कर लिए तो बिकॉज लगा दिया, सेट बैठ रहा है कि हाँ सही रीजन है। तो देखो जैसे ही दोनों सही हो जाते हैं तो 2 ऑप्शन तो पहले हट जाएंगे कि ए इज फॉल्स, हट गया क्योंकि दोनों सही है। तो ये 4 में से 2 ऑप्शन तो 50% काम खत्म हो गया। जैसे आपने देख लिया दोनों सही है, बिकॉज लगाया, आपने पाया कि हाँ ये इसका सही से रीजन है, तो आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर ये बिकॉज लगा के सही नहीं बैठ रहा होता, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, अब इसमें लगा लो बिकॉज कि बच्चे माता पिता को जन्म देते हैं, गलत हो गई बात, दूसरी बात ही गलत है, उसमें बिकॉज लगने की संभावना ही नहीं है, सी पे जाओगे ही नहीं क्योंकि बोथ ट्रू ही नहीं है, बीटीसी लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बोथ ए आर एन आर आर सही, दोनों सही है, और ए सही, आर जो है वो सही व्याख्या करता है, ए के बारे में सही एक्सप्लेनेशन देता है। एक और सवाल जो हमने अभी अभी देखा, फिर हम आएंगे अपने मेन मुद्दे पर, नए सवाल करेंगे कुछ। असर्शन वही कि एप्पल फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट डिटैचेस फ्रॉम अ ट्री, कि जब सेब पेड़ से अलग होता है या गिरता है वह जमीन पर गिरता है। ये बात ट्रू है। द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये बात भी सही है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। ये बात तो सही है। अब जब जैसे ही दोनों सही है तो चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे? बिकॉज लगा करके चेक कर। कैसे करोगे? बिकॉज लगा के, या दैट इज वाई लगा लो अगर आर से चेक करना हो, उल्टा तो डाउट आ रहा हो तो। क्योंकि लगा लो, क्योंकि कि भाई जब सेब पेड़ से नीचे गिरता है, सेब पेड़ से अलग होता है तो जमीन पर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी तरफ खींचती है। तो सही बात है, तो सही एक्सप्लेनेशन है। अंजलि भी सही है, राहुल भी सही है, दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो किधर चले गए? अब आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो कह ही नहीं सकते, ये दोनों पहले ही हट गए थे।
कि जहां पे भी कोई एक ट्रू है, क्योंकि ये तो बोथ ट्रू है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जैसे ही बोथ ट्रू होंगे तो चेक कर लेंगे, बीटीसी हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने असली सवालों पर, असली आईडी से आ जाते हैं जो आपको पेडागोजी में देखने को मिलेंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए थे। वापस जो माता पिता वाला एग्जाम्पल था वो आपको बताता है कि कैसे कई बार रीजन गलत होता है। अब ये सवाल है आपके सामने, आप सॉल्व करेंगे इसको और फटाक से बताएंगे कि जो है कैसे चीजें। हिमांशु मैम, यू टीच वेरी वेल। अच्छा, धन्यवाद, तारीफ के लिए शुक्रिया। अब आ जाइए इधर। देखिए, अब अगेन आपको अजर्शन चेक करना है और रीजन चेक करना है। अजर्शन यानी कथन, रीजन यानी कारण। दोनों अपने आप में, ये मान लो स्टेटमेंट 1 है ये, और ये स्टेटमेंट 2 है। ये स्टेटमेंट 2 इसके बारे में सही है कि नहीं है, ये तब चेक होगा, पहले देखेंगे दोनों सही है या नहीं है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो कभी भी तो बहुत सही की तरफ, वो बता दिया मैंने आपको कहानी, ज्यादा चांसेस उन दोनों के होते हैं। देखिए, क्योंकि रॉन्ग को आप पकड़ जाओगे। अजर्शन क्या है? एट एनी एज द टीचर शुड फोकस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रादर देन व्हाट दे कैन डू विद हेल्प और सपोर्ट। यानी किसी भी उम्र में शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि वे मदद या समर्थन से क्या कर सकते हैं। एकदम मूर्खतापूर्ण बात है भाई। टीचर को यह देखना है कि वो सपोर्ट से क्या कर सकता है, ये नहीं कि क्या नहीं कर सकता है। तो ये तो गलत बात हो गई ना भाई। वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो सपोर्ट से कर सकता है, जो उसका पोटेंशियल है, उसको थोड़ा सा चैलेंज देके, स्कैफोल्डिंग देके वहां तक पहुंचाओ। ये थोड़ी देख सकते हैं कि क्या नहीं कर सकता। जो कर सकता है उस पर जाओगे ना आप, और जो आज नहीं कर सकता हो सकता है कल कर पाए। रीजन क्या है इसका? लेव वाइगॉत्स्की प्रपोज। देखो अब यहां पे ना 50% गेम खत्म हो गया। बोथ आपको चेक ही नहीं करना, क्योंकि एक गलत निकल गया। एक गलत निकल गया तो बोथ ट्रू कैसे हो सकते हैं? रीजन क्या है इसका? लेव वाइगॉत्स्की प्रपोज्ड दैट लर्निंग शुड इंक्लूड ओनली दोज बिहेवियर्स दैट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। कि वाइगॉत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि सीखने में केवल उन व्यवहारों को शामिल किया जाना चाहिए जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर पाए। नहीं भाई, वाइगॉत्स्की तो कह रहे हैं कि ये चीज है जो बच्चा स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है। ZAD भी कह देते हैं इसको, कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं इसके बाहर जाना है, जो वो सहायता से कर पाए उस पर ध्यान देना है, ZPD पे। ये कह रहे हैं नहीं, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं कि बस उतना ही करो जितना अकेले कर पाओ। तो ये तो गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए। तो पहले 50% काम खत्म हो गया था, अब बोथ आर फॉल्स आ गए। ये है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ए और आर दोनों ही गलत हैं। कितने परसेंट लोग? 46% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका भी, जबकि कितना आसान सवाल है, बस नया सवाल है तो आप फंस जा रहे हैं भाई। कोई भी ये थोड़ी कहता है यहां पर कि एट एनी एज, किसी भी एज पे बस टीचर को उस चीज पे फोकस करना है जो नहीं कर सकता बच्चा। नहीं भाई, हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। बच्चा एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, क्रिएटिविटी की क्षमता के साथ पैदा होता है, क्यूरियस है बाय नेचर, जिज्ञासु है, हम उसकी जिज्ञासा को मारते हैं। तो ये जब हमने बात कर ली यहां पे, इसमें बचता ही नहीं है। इसमें कहां डाउट है? हमें कैसे आ रहा है डाउट कि हमें यहां पे फोकस ये नहीं करना बच्चा जो नहीं कर सकता, हमें फोकस करना है जो वो कर सकता है हेल्प के साथ। इसमें उल्टी बात कह दी थी इन्होंने, तो दोनों ही फॉल्स हैं। चेक करने की जरूरत नहीं है, बीटीसी लगेगा ही नहीं। बीटीसी लगेगा ही वहां जहां बोथ ट्रू होंगे, वहीं तो चेकिंग होगी। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, अगेन अजर्शन है आपके पास, यानी ए है और आर है, रीजन है। अब ये ए और आर सही है कि नहीं वो अलग, पहले यही चेक करना है स्टेप 1 में कि ये अपने आप में सही है कि नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली 2 जो है ये सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही होंगे तब सी पे जाएंगे, चेक करेंगे। अजर्शन है लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन। ये तो इस बार का आया हुआ सवाल है, ये मैंने जानबूझ करके इसको रखा है। हिंदी या इंग्लिश पेडागोजी में आया हुआ है, मैंने आपको बाइलिंगुअल दे दिया है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश पेडागोजी आजकल ट्रांसलेशन ही आती है कई सालों से। भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है, इस बात को लेकर कोई डाउट है? लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम है अपनी बात को कहने का, दूसरी की बात को समझने का। इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो ये तो ट्रू हो गई बात। रीजन क्या दिया इसका, या रीजन ना भी दिया हो, अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ते हैं। लैंग्वेज हेल्प्स टू कन्वे सोशल मैसेजेस, यानी जो भाषा है वो सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। कि भाई प्रधानमंत्री जी जो हैं संबोधित कर रहे हैं पूरे देश को, या कोई सेमिनार है वहां आप लेक्चर लेने गए, तो जो लेक्चरर है जो सेमिनार कंडक्ट कर रहा है वो बाकी लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाएगा। या नोटबंदी हुई, या फिर लॉकडाउन की बात कर लेते हैं, तो सोशल मैसेज ही तो दिया गया सरकार के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना। इसको किसी पार्टी से मत जोड़िएगा, मुद्दा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सब पे लागू होता है ना। तो भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है, ये बात भी ट्रू है, और संप्रेषण का माध्यम है, ये बात भी ट्रू है। तो अब बोथ ट्रू होते ही आपको तीसरे स्टेप पे चले जाना है, बीटीसी
बोथ ट्रू है तो चेक करना पड़ेगा बिकॉज लगा के। भाई बोथ ट्रू जैसे ही हो गए तो आपको चेक करना पड़ेगा। इफ बोथ आर ट्रू देन यू हैव टू चेक द रीजन फॉर असर्शन, कि जो कथन के लिए ये कारण सही है कि नहीं है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा जो ए है उसको। ठीक, बिकॉज लगाओगे या रीजन में दैट इज वाई लगा दोगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो असर्शन क्या है, लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन, भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें लगाओगे बिकॉज या क्योंकि लिख दोगे हिंदी में, क्योंकि भाषा सामाजिक संदेश संप्रेषित करने में मदद करती है। तो लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज लैंग्वेज हेल्प्स टू कन्वे सोशल मैसेजेस। भाई कम्युनिकेशन का टूल कैसे है, क्योंकि सोशल मैसेज को कम्युनिकेट करती है, लोगों में कम्युनिकेशन कर पाती है, कम्युनिकेट कर पाती है अपने मैसेजेस को। अब इसको दैट इज वाई लगा के चेक कर लो। देखो जैसे ही दोनों ट्रू हुए थे, ये ए भी ट्रू था और आर भी ट्रू था, तो दो ऑप्शन हट जाएंगे कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो हट गया पिक्चर से। आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स हट गया। अब इन दोनों में से कुछ होने वाला है। अब यहां पे आपको देखना है कि लैंग्वेज हेल्प्स टू, उल्टा चेक कर लो रिवर्स, लैंग्वेज हेल्प्स टू कन्वे सोशल मैसेजेस, जो भाषा है वो सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने में मदद करती है। दैट इज वाई यानी इसीलिए लैंग्वेज इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने में मदद करती है, इसीलिए भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावी या प्रभावशाली उपकरण है। या फिर उल्टा बिकॉज लगा लो, भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है क्योंकि सोशल मैसेज को आगे पहुंचाने में मदद करती है। सिंपल। तो दोनों ट्रू हो जा रहे हैं, रीजन भी सही बैठ रहा है, हाँ दैट इज वाई बिकॉज लगा के सेट बैठ रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये तो कह ही नहीं सकते, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है जो आर है वो ए के बारे में सही बात बता रहा है हमें। ठीक है ना। तो 75% आंसर जो है सही है, मतलब 75% लोग सही जवाब दे रहे हैं थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, इंट्रोड्यूसिंग, बहुत अच्छा सवाल है, नया सवाल है, इंट्रोड्यूसिंग काउंटर इंट्यूटिव फिजिकल फिनोमिना इन एलिमेंट्री साइंस क्लासरूम्स इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट दैट ड्राइव्स लर्निंग। प्राथमिक विज्ञान की कक्षाओं में सहज ज्ञान के विपरीत भौतिक घटनाओं को प्रस्तुत करना संज्ञानात्मक द्वंद्व की स्थिति पैदा करता है जो अधिगम को गति देता है। क्या ये बात सही है? पियाजे को याद कीजिए। अब आपको किसी भी टॉपिक से, पूरे सिलेबस में कहीं से भी ये सवाल बन सकता है, और कई बार दो टॉपिक को भी मर्ज कर देता है। दोनों के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा कि एक डेवलपमेंट से है और एक इंटेलिजेंस से है, अब दोनों अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप फंस जाओगे, फिर सवाल में आएगा अभी आगे ऐसा सवाल भी। तो यहां पर 50% कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन होगा। अभी चेक करेंगे, देखेंगे। तो पहले देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग काउंटर इंट्यूटिव फिजिकल फिनोमिनन इन एलिमेंट्री साइंस क्लासरूम्स इंड्यूसेस अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट दैट ड्राइव्स लर्निंग। यानी अगर आप काउंटर इंट्यूटिव फिजिकल फिनोमिना एलिमेंट्री साइंस क्लासरूम में, काउंटर इंट्यूटिव क्या है, नाइव थियरीज, ऑल्टरनेटिव थियरीज बच्चे की है, मान लो कि पानी का रंग तो हरा होता है, या फिर जो भारी चीजें हैं वो डूब जाती हैं, हैवी थिंग्स सिंक इन द वाटर या सिंक इन वाटर। अब इसको आप काउंटर इंट्यूटिव को चैलेंज कैसे करोगे? कॉन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होगा? जब आप कहोगे कि शिप तो नहीं डूबता। तो आपने चैलेंज किया एक लॉजिक दे करके, तो इसका मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आया। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट को पियाजे क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। तो असंतुलन की स्थिति पैदा हुई, असंतुलन की स्थिति पैदा हुई। बात सही है, असंतुलन की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम, ये जो द्वंद है या कॉन्फ्लिक्ट है, इसको जब बच्चा रिजॉल्व करेगा तो एकोमोडेट करेगा, समायोजन करेगा, तो नया स्कीमा बनाएगा या पुराने को चेंज करेगा कि हाँ भाई वाटर तो कलरलेस होता है, ऐसे तो आपने ब्लू भी देखा है, पानी में जो रंग मिक्स कर दो वो बन जाएगा। तो काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल देने से द्वंद क्रिएट होगा, द्वंद से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये यहां तक की बात तो सही है कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से लर्निंग होती है, अगर मान लो कभी कंफ्यूजन ही ना हो। भाई काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या है? कंफ्यूजन को आप डिस्कस कर रहे हो, अगर कंफ्यूजन ही नहीं होगी तो कभी सीखोगे ही नहीं नया। तो रीजन, ये एकदम सही बात है। रीजन क्या है इसका? यह सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कॉग्निटिव इक्विलिब्रेशन इज अचीव्ड व्हेन चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास टू एकोमोडेट डिस्कॉर्डेंट एक्सपीरियंसेस। यानी संज्ञानात्मक संतुलन तब प्राप्त होता है जब बच्चे विसंगत अनुभवों को समायोजित करने के लिए अपने मौजूदा मानसिक स्कीमा में संशोधन करते हैं। ये भी सही है, इसमें क्या दिक्कत है? फिर आप गलत जवाब क्यों देने में लगे हुए हैं भाई? जब दोनों सही है तो आप बीटीसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी बोथ ट्रू, तो चेक करना पड़ेगा थर्ड स्टेप कि रीजन इसके लिए सही है कि नहीं है। बिकॉज लगा दो फटाफट से, बिकॉज लगा दो, देख लेते हैं।
तो इंट्रोड्यूसिंग काउंटर इंट्यूटिव फिजिकल फिनोमिना, यानी जो सहज ज्ञान है, नाइव थियरीज हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनके अगेंस्ट जब आप डिस्कशन करते हो तो इससे क्या होता है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिससे लर्निंग होती है, क्योंकि वो नया स्कीमा बनाएगा या पुराने में एडजस्टमेंट या करेक्शन करेगा, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। अगर ये चैलेंज नहीं हुआ होता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, तो कभी लर्निंग नहीं होती आगे। तो बिकॉज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट दैट ड्राइव्स लर्निंग, बिकॉज कॉग्निटिव इक्विलिब्रेशन इज अचीव्ड। बैलेंस कब अचीव होगा, जब बच्चे मॉडिफाई करेंगे अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को, कि भैया ये जो चिड़िया देखी आपने, या हेलीकॉप्टर जो देखा उड़ते हुए, या एरोप्लेन जो देखा उड़ते हुए और उसको बर्ड कह दिया, तो टीचर ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं हेलीकॉप्टर होता है। अब जैसे हेलीकॉप्टर कहा तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिसबैलेंस की स्थिति बनेगी दिमाग में। अब ये डिसबैलेंस जो है लर्निंग को बढ़ावा देगा, क्योंकि अगर कभी ये कंफ्यूजन ही नहीं आता कि हेलीकॉप्टर और बर्ड अलग होते हैं, तो बच्चा तो यही मानता रहता पूरी जिंदगी। तो अब जब क्योंकि उसे पता चल गया, तो ये जो कॉग्निटिव इक्विलिब्रेशन है ये अचीव कब होगा, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसका बर्ड का, वो एकोमोडेट कर लेगा कि भाई हेलीकॉप्टर अलग होता है, एक नया स्कीमा बनाएगा, और ये बर्ड अलग होता है, दो अलग चीजें हैं। या पुराने में चेंज कर लेगा कि ये बर्ड नहीं है क्योंकि ये लिविंग नहीं है, या खुद से नहीं उड़ रही, मैनमेड है। तो यहां पर बिकॉज लगाया तो ये सही बन रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखो ए इज ट्रू तो खत्म हो गई कहानी, ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए पिक्चर से, जैसे ही दोनों ठीक हो जाते हैं। अब आर सही है कि नहीं, हाँ आर सही है, आर इज नॉट करेक्ट थोड़ी कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये लैंग्वेज का खेल है, जिसने प्रैक्टिस की होगी थोड़ी सी सवाल पढ़ करके, लैंग्वेज आप ही को पढ़ के समझनी है पेपर में, मैं हेल्प कर रही हूँ, अप्रोच डेवलप कर रही हूँ कि कहना क्या चाहता है, इसलिए आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलो ये आसान है थोड़ा सा, ये आसान सवाल है, इसको गलत मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, इसको गलत नहीं करना है। बताओ फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन 69% लोग कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर स्टेटमेंट 1 उठाएंगे, ए उठाएंगे। क्या कहता है, फिजिकल ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट कंटिन्यूज डायनेमिकली फ्रॉम बर्थ अंटिल द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि शारीरिक वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर मानव जीवन के अंत तक गतिशील रूप से जारी रहती है। ये हमने पढ़ा नहीं है क्या, कि ग्रोथ मेच्योरिटी तक रहती है, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती ग्रोथ, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, ये तो हमें पता है। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। जैसे ये गलत हुआ, ये बोथ वाले ऑप्शन दोनों हटा देंगे हम, क्योंकि आगे भी सेकंड पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके 50% ऑप्शन हट गए। रीजन क्या है, ग्रोथ primarily refers to quantitative biological changes such as increase in height, weight and cellular structure। हाइट वेट जो आपकी कोशिकीय संरचना है, या इवन आपके ऑर्गन्स का वेट है, तो आपकी हाइट हमेशा थोड़ी बढ़ती रहती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है जैसे मेच्योरिटी अचीव करते हैं आप। तो ये बात भी सही है, लेकिन ये गलत थी। तो गलत थी तो खत्म ही हो गई कहानी, बीटीसी पे जाना ही नहीं है। अगर दोनों सही नहीं है तो भाई दोनों सही नहीं है, बीटीसी पे क्यों जाएंगे, जब बोथ ट्रू होंगे तब तो आप चेक करोगे। तो ए इज रॉन्ग, ए इज फॉल्स, बट आर इज ट्रू। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 48% लोग। अब मैंने मान लिया कि आपको ये समझ आ गया है, ठीक है। इसको ऐसे ही एलिमिनेट करना है, सेम एलिमिनेशन। इसमें मल्टीपल मेथड लगा दिए हमने, बीटीसी की तो जरूरत सबसे लास्ट में पड़ेगी। तो डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ, हाइट वेट शेप साइज का बढ़ना ग्रोथ है, लेकिन डेवलपमेंट में तो शारीरिक पहलू भी आते हैं, शरीर के हाइट वेट का भी बढ़ना भी है, आपकी समझ का बढ़ना भी है, आपके इमोशंस का, आपकी भाषा का विकास भी है, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि असर्शन है, अभिकथन, अ चाइल्ड हु साइलेंटली प्लान्स ईच स्टेप मेंटली while assembling a complex model tractor is exhibiting an inability to externalize language indicating delayed language development। बहुत अच्छा सवाल है। आपको कितनी समझ आपकी विकसित हुई आज तक पेडागोजी की, सब चेक कर लेगा ये। एक बच्चा जो एक जटिल मॉडल ट्रैक्टर को असेंबल करते समय प्रत्येक चरण की योजना मन ही मन में बनाता है, वह भाषा को बाह्य रूप से व्यक्त करने में असमर्थता प्रदर्शित कर रहा है, जो भाषा विकास में विलंब का संकेत है। क्या ऐसा है? मन ही मन में अगर स्टेप्स प्लान कर रहा है तो साइलेंट इनर स्पीच का इस्तेमाल कर रहा है या मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ये कहां से आ गया कि उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट ही डिले हो चुका है, ये कहां से आ गया? तो ये तो बात ही गलत है। जैसे ही ये गलत हुआ तो ये बोथ वाले दोनों ऑप्शन हट गए, बचा ही आपके दो ऑप्शन है। अब इसको पढ़ेंगे, बीटीसी लगेगा ही नहीं यहाँ पे। इनर स्पीच represents the internalized form of self-directed language through which children regulate, plan and monitor their goal-directed thinking and actions। जो इनर स्पीच का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। इनर स्पीच यानी मन में बोल रहा है वो अपने अंदर, 6 साल के बाद आ जाती है। वाइगॉत्स्की की 3 जो प्राइवेट, सोशल और साइलेंट इनर स्पीच है, और मन ही मन में खुद को मार्गदर्शन दे रहा है, उसके लिए बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं है उसे। तो आर तो करेक्ट है, आर फॉल्स तो हो नहीं सकता, ये तो हट गया। ऑप्शन ही 4th बचा है। कितने लोग सही दे रहे हैं? 77% लोग। बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
अगर आप इतना समझ जाएंगे फिर आप गलती नहीं करने वाले इजीली। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। रॉन्ग तभी करना जब आप श्योर हो, और श्योर कैसे होंगे? कॉन्सेप्ट से होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वही असर्शन पढ़ेंगे। अ चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस एंड एंजाइटी एट होम इज लाइकली टू शो स्लोअर फिजिकल ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन इन प्लेग्राउंड एक्टिविटीज। एक बच्चा जिसको लंबे समय से मानसिक पीड़ा है, चिंता है, एंजाइटी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, वो फिजिकली भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत भय में जी रहा है, अब उसके इमोशंस हिले हुए हैं और आपस में सब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और सामवेगिक सब आपस में जुड़े हुए हैं, विकास के सारे पहलू। ये बात तो सही है, गलत थोड़ी है ये बात, ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? रीजन है डिफरेंट, या सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना है हमें, एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट पढ़ना होता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे भाई। डिफरेंट डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, physical, cognitive, social and emotional are independent systems and do not affect one another। ये कह रहे हैं कि विकास के प्रकार आपस में जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते। अगेन कहानी खत्म। ए ही सही है, आर तो सही ही नहीं है, तो बोथ वाला तो ऑप्शन फिर से हट गया, एलिमिनेट कर देंगे, ये तो हट ही गया। ए इज ट्रू, हाँ ए तो ट्रू था। आर इज फॉल्स, बिल्कुल सही है। ए इज फॉल्स, नहीं ए फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू है। तो थर्ड ऑप्शन कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 70%। जो लोग इतना करना सीख गए, इसके आगे वो बोथ ए एंड आर ट्रू और एक्सप्लेनेशन सब ढूंढ लेंगे, कोई चिंता नहीं है अब आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन क्या है? ट्रांसलिंगुअल क्लासरूम प्रैक्टिसेस वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अल्टरनेट बिटवीन देयर होम लैंग्वेज एंड द स्कूल लैंग्वेज एनहेंस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन साइंस। यानी जहां ऐसी बहुभाषी कक्षा है या जहां पे अपनी भाषा से स्कूल की भाषा में बच्चा कभी भी बात कर सकता है और स्कूल की भाषा से अपनी भाषा पे आ सकता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है। तो ऐसे में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है क्योंकि बच्चे अपनी घर की भाषा में बेहतर समझते हैं, जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मुला भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि मदर टंग में शिक्षा दीजिए, मातृभाषा का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे स्कूल और मातृभाषा में कोई ऐसा रिजिड या कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बात सही है। रीजन क्या है? Conceptual change occurs more efficiently when cognitive structures are built upon the learner's existing linguistic and experiential repertoire। वैचारिक परिवर्तन तब अधिक कुशलता से होता है जब संज्ञानात्मक संरचनाएं शिक्षार्थी के मौजूदा भाषाई और अनुभवात्मक भंडार पर बनाई जाती हैं, यानी पूर्व ज्ञान पर निर्मित होता है जब नया ज्ञान, तो बेहतर लर्निंग होती है अगर बच्चे के एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं तो। ये बात भी ट्रू है। अब यहां बीटीसी लग जाएगा क्योंकि बोथ ट्रू है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। बीटीसी यहां लग जाएगा क्योंकि ये ए भी सही है, आर भी सही है। अब बोथ ट्रू हो गए जब, तो आपको चेक करना है बिकॉज लगा के। चेक कैसे करोगे? ऑफ कोर्स बिकॉज लगा के या दैट इज वाई लगा के, दो तरीके हैं। तो अब यहां पे ये दोनों ऑप्शन हट गए कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू हैं यहां। तो अब आपको बिकॉज लगाना है, सिंपल। कैसे लगाओगे, या क्योंकि लगाना है हिंदी में। ट्रांसलिंगुअल क्लासरूम प्रैक्टिसेस वेयर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अल्टरनेट बिटवीन, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ऑल्टरनेटिवली जा सकते हैं, होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। एनहेंस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इससे उनके कॉन्सेप्ट की समझ बेहतर होती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चेंज जो है, कॉन्सेप्ट का बनना या दिमाग का विकास ज्यादा बेहतर होता है जब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स अपने एग्जिस्टिंग लैंग्वेज जो बच्चों को आती है, जो अनुभव उसको आते हैं, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगा लिया, दैट इज वाई लगा के देख लो तब भी हो जाएगा ये। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रॉन्ग तो है नहीं, यही बात बिकॉज लगा के सिद्ध हो जाती है। तो बोथ ट्रू, चेक कर लिया, बीटीसी खत्म हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई? असर्शन क्या कहता है? फटाफट से पढ़ेंगे, 1 2 तीसरा स्टेप जब चेक करेंगे जब दोनों सही हों। In a geography lesson, asking children to find patterns in local weather changes using newspaper clippings represents a heuristic method of instruction। अब आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इन्हीं सवालों से। मतलब क्या है कि कथन है कि भूगोल के पाठ में, यानी ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को समाचार पत्र की कतरनों या फिर जो आपकी क्लिपिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, कटिंग्स कह लीजिए आप, तो न्यूज़पेपर कटिंग्स से बच्चों को रोज आता है न्यूज़पेपर में आज इतना तापमान है, लोअर इतना होगा, हायर या मैक्सिमम इतना होगा, है ना। तो भूगोल के पाठ में बच्चों को समाचार पत्र की कतरनों का उपयोग करके स्थानीय मौसम परिवर्तनों में पैटर्न खोजने के लिए कहना निर्देश की अन्वेषण विधि को दर्शाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड को, टीचिंग के या इंस्ट्रक्शन के। ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि से इंस्पायर्ड है, अन्वेषण विधि कहते हैं इसको। दिया था किसने, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां
कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क है। जनरली नहीं पूछता है सीटेट में, इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ, नहीं तो इस पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बिल्कुल बच्चा एक्टिव है, डिस्कवर करके अपनी नॉलेज तक पहुंचेगा, इंक्वायरी करके खुद से जाएगा। रोज देखा उसने कि 1 महीने से न्यूज़पेपर में ये तापमान आ रहा है, इसी के अराउंड चल रहा है, तो वो पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा है, खुद से ज्ञान का निर्माण कर रहा है, बच्चा सक्रिय है, तो ऑप्शन सही है। जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। रीजन क्या है इसका? अंडर द ह्यूरिस्टिक मेथड the teacher directs and controls every single step of the investigation to ensure students do not make any mistake। अब जिसको ये नहीं पता कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है वो गलत कर देगा। कैसे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अन्वेषण विधि के तहत शिक्षक जांच के हर एक कदम को पहले से निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। भाई ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है और सुनिश्चित करता है कि बच्चा गलती ही ना करे। देखो, जो ऑप्शन ये कहे कि बच्चे को गलती करना अलाउड नहीं है, वो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में नहीं है, और जो बच्चे के पक्ष में नहीं है वो आपके लिए सही नहीं है। पेडागोजी में वो गलत है जहां बच्चा एक्टिव नहीं है, जहां ये टीचर सेंटर्ड है। आपको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड चाहिए, तो ये तो गलत हो गई ना बात। सारे एक एक स्टेप पहले से निर्धारित होगा। नहीं, अन्वेषण का मतलब ही नहीं है, फिर खोज विधि का कहां ऑप्शन बचा? यहां खोज तो हो ही नहीं रहा, अन्वेषण तो हो ही नहीं, एक्सप्लोरेशन तो हो ही नहीं रहा। यहां तो वो खुद जानकारी तक पहुंचता है, नहीं तो टीचर खुद भी बता सकता था। टीचर ने ज्ञान को रचना करने के लिए कहा, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा, पहले से स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बताया कि ये वाला न्यूज़पेपर लेना, वो वाला लेना, ऐसे करना, वैसे करना। उन्होंने बता दिया, अब आप खुद से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करोगे। ये जो बात हुई है यहाँ पे कि एवरी सिंगल स्टेप लगभग एल्गोरिथम में या एल्गोरिथमिक मेथड में होता है, ये कि मैथ्स का फॉर्मूला है, एक एक चीज पहले से सेट है, स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा। ह्यूरिस्टिक में तो बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए मौका दिया जाता है। तो जैसे ही ए सही है आर गलत है, तो ऑप्शन ये बोथ वाले दोनों हट गए। ए सही है आर गलत है, बस खत्म, पहुंच गए आप आसानी से। इसीलिए अब आप समझ पा रहे हो क्यों मैं ये कह रही हूं कि ज्यादातर सवाल जो है वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, या इन दोनों में से कोई होते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई एक गलत होगा ना, फिर आप आंसर ऐसे चुटकियों में ढूंढ लेंगे, फिर आपका वो काम ही नहीं बचेगा, इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। बोथ ट्रू और करेक्ट तो आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए इनके जवाब ये वाले कम आते हैं। जब आप फंस रहे हो तो वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू की तरफ, या ऊपर के दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होने की संभावना ज्यादा रहती है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, ये जो ऊपर के 2 ऑप्शंस हैं ये आते हैं, ऐसा नहीं आते, बट संभावना मतलब इनकी संख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 50% सेशन हमने खत्म कर लिया है, क्योंकि इनमें टाइम लगता है थोड़ा पढ़ के समझने में, और हम तसल्ली से समझ भी रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस टाइम लेंगे आपका, सवाल आप सॉल्व कर देंगे? बताइए फटाफट। 20 सवाल हैं बस आज, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। शुरू के 3-4 सवाल हमने काउंट नहीं किए। देखिएगा, असर्शन क्या है, यानी पहला स्टेटमेंट चेक करो आप। फर्स्ट, a primary teacher concludes that the standardized time bound IQ scores obtained at the beginning of the academic session are sufficient for identifying each learner's future learning potential and designing individualized instructional support throughout the year। एक प्राथमिक शिक्षक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में कहता है कि आईक्यू से ही सब कुछ निर्धारित हो जाएगा। ये आईक्यू को क्रिटिसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस करती है साफ साफ, जो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है कि आईक्यू पूरा कोई एकमात्र आधार नहीं है कि जिससे आप बुद्धि का पता लगा लोगे, है ना। तो ये नहीं है कि प्राइमरी टीचर ये कहेगा आईक्यू से बस या तो सपोर्ट मिले या फिर ना मिले, सारा कुछ पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा आईक्यू टेस्ट से। नहीं भाई, हम ये मान के चलते हैं कि एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, लिख लेना कहीं पे, काम आएगा। एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, क्षमता क्या है, क्षमता में बढ़ोतरी संभव है। एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, यानी बढ़ोतरी संभव है। क्षमता को, यानी बच्चे की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आप ये नहीं कहोगे कि फिक्स हो गई एबिलिटी, बस आईक्यू स्कोर ने तय कर दिया अब तो ये तो सीख पाएगा या तो नहीं सीख पाएगा। आप मानते हो कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अच्छे मेथड से सिखा के, अच्छा खान पान करके, है ना। आईक्यू पे आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमात्र उसी का प्रभाव पड़ता है। तो आप एनवायरमेंट अच्छा रख सकते हो, अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, क्षमता को बढ़ाया तो जा सकता है। ये थोड़ी कि एबिलिटी इज फिक्स्ड, नहीं भाई, ये व्यू है। एबिलिटी इज फिक्स्ड नहीं मानना है आपको, एबिलिटी इंक्रीमेंटल है। ध्यान रखना, बहुत सारे सवाल इसी बात से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि टीचर की एक्सपेक्टेशन भी मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते एक बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उससे आप एक्सपेक्टेशन लो रखेंगे। एबिलिटी इज फिक्स्ड नहीं जी, एबिलिटी फिक्स नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की तरफ जाना है आपको, ठीक है। तो ये तो बात अपने आप में गलत हो गई। अब आप देख रहे हो एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। अब जैसे ही ये गलत हो गई तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए पिक्चर से, काम आसान हो गया। ए और आर दोनों तो सही है ही नहीं क्योंकि एक गलत हो गया, अब बीटीसी लगेगा ही नहीं इसमें।
Dynamic assessment estimates our learners' developmental potential by examining how performance changes when graduated prompts, mediated assistance, and adjustable scaffolding are provided within the learner's zone of proximal development. भाई वाइगॉट्स की तो नहीं कह रहे IQ टेस्ट करा लो, वो कह रहे हैं डायनेमिक असेसमेंट करते रहो, जैसे जैसे बच्चे को नीड हो वैसे वैसे हेल्प देते जाओ. ये बात तो सही है एकदम, रीजन एकदम परफेक्ट है. तो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. कितने लोग दे रहे हैं ये सही जवाब? 72% लोग. परफेक्ट, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों की तरक्की देख करके. चलिए, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा. ये क्या कहता है? ये कहता है, अब अगेन स्टेटमेंट चेक करोगे 1 और 2. पहले 1 को चेक करोगे. क्लासरूम इंस्ट्रक्शन शुड बी हाईली डिफरेंशिएटेड एंड कस्टमाइज्ड टू केटर टू द डाइवर्स लर्निंग पेसेस ऑफ स्टूडेंट्स. छात्रों की विविध सीखने की गति को पूरा करने के लिए या सुसाधित करने के लिए कक्षा का निर्देश अत्यधिक विभेदित और अनुकूलित होना चाहिए. यानी विभेदित अनुदेशन का पालन करना है. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का, चाइल्ड सेंटर्ड है. डिफरेंट बच्चे की नीड के हिसाब से इंस्ट्रक्शन देनी है. स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है. अभी हम कल जहां तक है आपके टैग वर्ड्स करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स. तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी होती है, मेथड में अच्छी नहीं होती है. यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन हो चाहे वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन हो, मानकीकृत, सबके लिए एक जैसा. ये सुनने में अच्छा लगता है बट हर बच्चे की क्षमता अलग है, तो सबके लिए एक जैसा क्यों करोगे भाई? है ना, गलत हो जाएगा. आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं बच्चों में पार्शियलिटी कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो. ये बच्चों की नीड के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से आप मेथड अलग अलग चूज करते हो. एक ही मेथड से नहीं पढ़ाते, सिर्फ सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है. क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, विभेदी अनुदेशन कहते हैं इसको. तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज गुड. यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नेगेटिव वर्ड्स हैं बिल्कुल. अगर कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एकदम साफ साफ नकार दिया जाएगा इन शब्दों को. तो ये बात सही है. हाँ, ये एक अच्छा सवाल बन रहा है, ये सही है. अब रीजन चेक करते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स आर शेप्ड सोनली बाय यूनिक जेनेटिक एंडोमेंट्स व्हाइल एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्ले नो रोल पोस्टनेटली. एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं जन्म के बाद. ये कैसी बात है? एनवायरमेंट का रोल ही है मेन जन्म के बाद. इवन जन्म से पहले भी है बट जन्म के बाद मेन रोल है. तो ये बीटीसी पे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बोथ ट्रू ही नहीं है. तो हम बिकॉज लगा के चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल हो गया कि बोथ वाले ऑप्शन दोनों हटा दो. ए ट्रू है, आर फॉल्स है. कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? आपके 81%. बहुत बढ़िया यार, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया आज. चलिए, बहुत बढ़िया. अगर आप इतना भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये एक सही और एक गलत वाला सवाल जान के रखा गया है जिससे ये चेक हो सके कि आप स्टेटमेंट को पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं. वो बिकॉज तो आप बाद में लगाएंगे ना, पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं. ये इतना करना सीख गए तो आप आगे भी कर लोगे, बिकॉज भी कर लोगे. फिर तो वो भी है बीच बीच में सवाल. असर्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, a multilingual preschool adopts an AI-enabled interactive storytelling platform and observes that children between 3 and 6 years rapidly internalize unfamiliar vocabulary, sentence structures, and conversational patterns despite receiving identical instructional exposure as older beginners. मतलब क्या है कि एक बहुभाषिक प्री स्कूल प्ले वे 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं. एक एआई मॉडल आया है जो स्टोरी टेल करता है. यानी एआई रोबोट है, मान लो कोई एआई का या कोई सॉफ्टवेयर है जो कहानी सुनाता है बच्चों को. अब ये देखा गया है इस उपयोग के दौरान कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत तेजी से नए नए शब्द सीख ले रहे हैं इस कार्टून को देख के. कार्टून में भी तो यही होता है ना, डोरेमोन. जो देख लेगा वो शिनचैन को क्यों बंद किया गया? क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं. इस उम्र के बच्चे भाषा भी वही इस्तेमाल करने लगते हैं. आप गाली दो उनके सामने, अगले दिन गाली देते हुए मिल जाएंगे आपको. तो उनकी, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं, भाषा अर्जन यंत्र जो है बहुत तेज होता है. फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक तीव्र जो काल है वो 3 से 6 वर्ष या 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था है, जिसको पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज भी आप कह सकते हो. उम्र वही होती है. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सबसे तीव्र जो भाषा विकास के लिए काल है, फास्टेस्ट, सेंसिटिव, क्रिटिकल पीरियड, तीनों वर्ड आ जाए समझ जाओ, अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है 2 से 6 वर्ष की. तो ये तो सही है. अब सेकंड को चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है. अर्ली चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स अ बायोलॉजिकली सेंसिटिव फेज ड्यूरिंग. अच्छा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है. अगर ये रॉन्ग नहीं है तो फालतू में यहां नहीं चले जाना है. फिर दोनों पढ़ लेने हैं. दोनों में से कोई एक रॉन्ग है तब आप पहले ही स्टेज में 2 को हटा सकते हो, 2 ऑप्शंस को. रीजन क्या है? अर्ली चाइल्डहुड रिप्रेजेंट्स अ बायोलॉजिकली सेंसिटिव फेज ड्यूरिंग विच हाइटन्ड न्यूरल प्लास्टिसिटी एनेबल्स द ब्रेन टू प्रोसेस, ऑर्गेनाइज एंड इंटरनलाइज लिंग्विस्टिक इनपुट विद एक्सेप्शनल एफिशिएंसी, देयरबाय फैसिलिटेटिंग नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन. भाई इसलिए हो पा रहा है ये क्योंकि बच्चे की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है और बायोलॉजिकली वो उस समय पे सबसे तेजी से इनेट क्षमता है ना भाषा को एक्वायर करने की. 5 साल तक की उम्र में तो आपका भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी सबसे ज्यादा एक्टिव है. दोनों सही हैं. अब बोथ ट्रू होते ही आपको चेकिंग पे चले जाना है ना, बिकॉज लगा करके.
सिंपल, क्योंकि बोथ ट्रू हो गया, ए भी ट्रू आर भी ट्रू। अब आपको सिंपली एक काम करना है कि बिकॉज लगा देना बीच में, या दैट इज वाई लगा देना है अगर रीजन से उल्टा चेक कर रहे हो तो। अब मल्टीलिंगुअल प्री स्कूल एआई एनेबल्ड बच्चे जल्दी सीख पा रहे हैं क्योंकि इस उम्र में क्षमता ज्यादा होती है, तो सही है बात, बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, खत्म हो गई बात। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल, 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब देखो हो पा रहे हैं सवाल, अब डर के दिखाओ इन सवालों से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, असर्शन क्या है? अभिकथन है कि टीचिंग प्राइमरी स्टूडेंट्स टू रेगुलरली आस्क देमसेल्व्स डिड आई अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ड्यूरिंग रीडिंग इंक्रीजेस कॉग्निटिव ओवरलोड एंड परमानेंटली हिंडर्स कॉम्प्रिहेंशन। ये प्राथमिक छात्रों से यानी कक्षा 1 से 5 के छात्र हैं, उनसे पढ़ते समय जब वो किताब पढ़ रहे हैं या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो नियमित रूप से यदि हम उनसे कहेंगे कि खुद से यह पूछते रहो कि क्या मुझे ये पैराग्राफ समझ में आया, ये तो अच्छी बात है कि अगर बच्चा पढ़ के ये समझेगा कि मैंने इसमें क्या सीखा, तो मेटाकॉग्निशन आएगा, उसकी भाषा और समझने की दोनों क्षमताएं बेहतर होंगी, परासंज्ञान सिखा रहे हो। लेकिन ये कह रहे हैं इससे ना संज्ञानात्मक भार बढ़ रहा है बच्चे के दिमाग पे। नहीं भाई, भार क्यों बढ़ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो अच्छा मेथड है कि बच्चा खुद से सवाल पूछे कि मुझे समझ आया कि नहीं आया, रिफ्लेक्ट करना सीखेगा, थिंकिंग सीखेगा। रीजन क्या है? मेटाकॉग्निटिव मॉनिटरिंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर वर्किंग मेमोरी रिसोर्सेज एंड एलोकेट अटेंशन मोर स्ट्रेटेजिकली ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क। ये बात सही है। तो जैसे ही ए गलत हुआ था तो आपको पता है ये दोनों ऑप्शन हट गए थे, और ये ए इज ट्रू भी हट गया था, ऑप्शन ही एक बचा था। अब आर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी पहुंच सकते हो आप इस सवाल जवाब तक। वही जवाब आपने देख लिया कि पहली बात गलत है तो खत्म हो गई बात, फिर तो बोथ करेक्ट बचे ही नहीं, और जहां ए फॉल्स है वो बचा बस, क्योंकि ए तो फॉल्स है। ऐसा थोड़ी है कि ये बाधा बनता है। समझ गए बात? आगे बढ़ जाए। मेटाकॉग्निशन होता है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना, प्लान करना, रिव्यू करना, स्ट्रेटेजी बनाना, जैसे आप पेपर के लिए बनाते हो, वो मेटाकॉग्निशन है। क्वेश्चन नंबर 13, खुद से सवाल करके खुद से ही अपने चिंतन पे भी सोच पाना, खुद को गाइड कर पाना। 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। इफेक्टिव फॉर्मेटिव फीडबैक इन क्लासरूम सेटिंग्स शुड फोकस ऑन कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद देयर क्लासमेट्स रादर देन देयर ओन पास्ट प्रोग्रेस। हमने ये डिस्कस किया है कि शर्मा जी के बेटे को वर्मा जी के बेटे से या बेटी से नहीं कंपेयर करना है, शर्मा जी के बेटे को खुद की ही अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। यानी हिमांशी को ये देखना चाहिए वो कल से आज बेहतर हुई है या नहीं, ये नहीं कि और 4 लोगों से बेहतर हुई है कि नहीं, वो मुद्दा नहीं है। वो कई लोगों के लिए काम करता है बट वो नेगेटिव मोटिवेशन है, एक समय के बाद वो खोखला कर देता है इंसान को अंदर से, क्योंकि आप काम इसलिए कर रहे हैं कि किसी को आपको दिखाना था, है ना, कि उससे आगे जाना था। वो सर्टेन आप कोई रेस में भाग रहे हैं, एक्चुअल रेस में, तब तो समझ आता है, उसमें भी आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर करोगे। रोज थोड़ी देखोगे कि आज इसके साथ फिर से दौड़ के देखूं आज जीतूंगा कि नहीं, वो तो आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करोगे। तो यहां पे मुद्दा ये एकदम गलत है। जैसे ही बात आए कि बाकी बच्चों से कंपेयर करो बच्चे को, एकदम गलत है। बच्चे को उसकी खुद की पास्ट परफॉर्मेंस से, पहले जैसा वो परफॉर्म करता था, वो कल से आज बेहतर हुआ है कि नहीं, ये देखना है, ना कि बाकी बच्चों से कंपेयर करना है। समझ रहे हो? ये एकदम बकवास बात है, फॉल्स हो गया ये तो, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि कक्षा के वातावरण में प्रभावी रचनात्मक प्रतिक्रिया है कि बहुत अच्छी चीज है कि सहपाठियों के साथ बच्चे की तुलना करो। गलत बात है ये तो सारे ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो गए, ये बोथ वाले बचे ही नहीं, और ए ट्रू हो नहीं सकता। तो जैसे ही ए फॉल्स होता है तो बाकी कुछ चेक नहीं करना, सिंपल 4th ऑप्शन पे चले जाना है कि ए इज फॉल्स। अब आर ट्रू हो कुछ हो हमें मतलब है ही नहीं, क्योंकि और ऑप्शन बचा ही नहीं है कोई। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, सीआरटी जिसको बोलते हैं, आज ही बैच में किया था हमने, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड फीडबैक हेल्प्स लर्नर्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट्स अ मास्टरी ओरिएंटेड माइंडसेट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जैसे सीटेट है, एनआरटी और सीआरटी 2 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं। सीटेट आपका क्राइटेरिया है कि 60% नंबर ले आओ जनरल कैटेगरी में हो तो, 55% नंबर ले आओ अगर ईडब्ल्यूएस में, सॉरी ईडब्ल्यूएस तो यहाँ लागू नहीं होता सीटेट में, ओबीसी या एससी या किसी और कैटेगरी से हो तो। क्राइटेरिया है, किसी को फर्क नहीं पड़ता 140 नंबर ला रहे हो या नहीं, लेकिन नौकरी तब मिलेगी जब बाकियों से ज्यादा नंबर लाओगे, तो वो केवीएस एनवीएस में होगा, वो एनआरटी है। तो वो कुछ जगहों पे क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और वो कोई ना कोई तरीका उनको चाहिए होगा सिलेक्शन के लिए। ये बात सही है कि मास्टरी का पता चल जाता है कि अगर सीटेट में अनुराग के 143 नंबर आए हैं, लर्नर है हमारे, तो या सचिन के 141 नंबर आए हैं, अनुष्का के 140 नंबर आए हैं, तो इन लोगों की मास्टरी हासिल हो चुकी है उस सिलेबस पे, सीटेट की जितना भी सिलेबस है उस पे मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तभी 150 में से 140 आ रहे हैं। तो किस हद तक मास्टरी हासिल हो चुकी है या गैप कहां रह गए, ये दोनों चीजें जानने के लिए सीआरटी काम में आता है। तो ए इज फॉल्स, सिंपल। इसमें तो 4th ऑप्शन, वो तो आपको कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, सही जवाब आप लोगों ने दिया भी है 78% लोगों ने, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है चीजों के साथ साथ, रट्टा नहीं लगाना है। रटंत विद्या तो चलंत नहीं है बिल्कुल, सीटेट में रटना कभी काम नहीं आया, और अब तो समय के साथ पिछले 5-7 सालों में और देखोगे आप तो बिल्कुल भी नहीं आता।
पहले भी नहीं आता था, लेकिन और लेंदी हुई है प्रोसेस, लैंग्वेज और लेंदी हुई है। स्टेटमेंट 1 देखो फटाफट। अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट हु शेयर्स हर लंच ओनली विद पीयर्स। बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर ये गलत कर दिया ना तो इसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, पढ़ो एक बार खुद से। इससे प्यारा सवाल धरती पे नहीं बना। देखो एक बार। अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट हु शेयर्स हर लंच ओनली विद पीयर्स हु प्रॉमिस टू शेयर देयर टॉयज द नेक्स्ट डे इज ऑपरेटिंग एट कोहलबर्ग्स कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरलिटी। यानी एक प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय की छात्रा है, कक्षा 1 से 5 में होगी, ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैटर क्या कर रहा है कि छात्रा है जो अपना लंच केवल उन दोस्तों के साथ या उन सहपाठियों के साथ साझा करती है जो उसे अगले दिन खिलौने साझा करने के लिए राजी होते हैं कि भाई तुम आज मुझे अपना लंच शेयर करा दो, मैं कल तुम्हें, मेरे पास एक टॉय है उसके साथ खिलाऊंगी। गिव एंड टेक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये कह रहे हैं कि ये जो जैसे को तैसा गिव एंड टेक है, टिट फॉर टैट है, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर पर आता है। अब सारा पता चल जाएगा आपने कितनी थियरी पढ़ी है। कितने लोग हैं? 44% लोग कह रहे हैं कि ए है ऑप्शन। अभी भी रट्टेबाज बने हुए हो। अरे भाई साहब ऐसे नहीं होता है, ये प्री कन्वेंशनल पे आता है, सेकेंड स्टेज है, कन्वेंशनल पे नहीं आता है टिट फॉर टैट। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन या म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। तो ये दोनों स्टेजेस तो प्री कन्वेंशनल है, पूर्व पारंपरिक पहला स्तर है। आप कह रहे हो कन्वेंशनल पे आता है। कन्वेंशनल पे तो थर्ड और फोर्थ स्टेज आती है, गुड बॉय नाइस गर्ल कि उसको तारीफ चाहिए होती, और फोर्थ आपका लॉ एंड ऑर्डर आता है। तो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा मित्र, है? ऐसे नहीं करना है। तो ये तो बात ही गलत है ना, ये पूर्व पारंपरिक स्तर है। पता लग गया कितनी थियरी पड़ी है? शर्म आ रही थोड़ी सी? नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं, गलतियां तो सीखने का हिस्सा है, इट्स ओके। बट पेपर पास है, फिर बाद में आएगी, अभी नहीं आई तो। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा पढ़ लो, मेरे कहने का मतलब ये है, फ्री नोट्स दिए हुए हैं, कम से कम उन्हीं को पढ़ लो, प्रीवियस सेशंस कराए हुए हैं। देखो एक बार, तो ये जैसे ही गलत हुआ तो आपको पता है ये दोनों ऑप्शन तो हट ही जाएंगे, और ये भी हट जाएगा, फोर्थ ही ऑप्शन बचेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। फिर भी आर चेक कर लेते हैं। द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरनलाइजेशन ऑफ सोसाइटल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये बात सही है कि समाज के द्वारा नैतिकता सही और गलत तय होता है कन्वेंशनल लेवल पे, लेकिन ये तो कन्वेंशनल लेवल पे होता ही नहीं है जो यहाँ पे कहा गया है कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक बच्चे ने टिफिन शेयर नहीं किया उसके साथ, और इसने कल उसकी कॉपी फाड़ दी थी, आज इसने इसकी रबड़ तोड़ दी है, तो वो कह रहा है कि कल इसने भी तो ऐसे किया था, मैं तो उसके बर्थडे पे हमेशा जाता था, वो मेरे बर्थडे पे नहीं आई। अब वो बेचारी बीमार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन मैटर नहीं करती, यहाँ पे टिट फॉर टैट मैटर करता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप है। चलो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखो। असर्शन क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग इज एन इफेक्टिव कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी दैट सिग्निफिकेंटली फोस्टर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू एक्टिव पीयर डायलॉग। मतलब पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। वाइगॉट्स की बात करते हैं, इसकी अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, जो सक्रिय संवादों के माध्यम से पठन बोध को, रीडिंग में कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होता है, क्योंकि इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, क्लैरिफाई करोगे, समराइज करोगे, ये 4 स्टेप शामिल होते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग में। ये वाइगॉट्स की वाला सेशन देख लेना, हमने डिस्कस किया है, ये सही है। रीजन देखो, ड्यूरिंग रेसिप्रोकल टीचिंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट रोल्स इन अप्लाइंग 4 स्ट्रक्चर्ड स्किल्स, समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग एंड प्रिडिक्टिंग। SQCP बोल देंगे। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात भी सही है। अब BTC लग जाएगा, बोथ ट्रू, तो चेक करो भाई, बिकॉज लगाओ फटाफट से। अगर बिकॉज लगा के सही जा पा रहा है तो समझ गए कि रीजन सही है, नहीं तो नहीं। ठीक, बिकॉज लगाओ फटाफट। 87% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टीचिंग जो है एक अच्छा तरीका है, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है, टीचर और विद्यार्थी मिलकर के कोऑपरेट करके एक साथ पढ़ रहे हैं, एक रीडिंग सेशन ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग रेसिप्रोकल टीचिंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट रोल्स। टीचर और स्टूडेंट का ऑल्टरनेट रोल आता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर समराइज कर रहा है, बच्चे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, टीचर क्लैरिफाई कर रहा है क्वेश्चंस को। तो टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों एक दूसरे सीख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बात एकदम सही है, बिकॉज लगा के एकदम सही बात है। तो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। BTC लग जाएगा, खत्म बात। ये आर इनकरेक्ट है ही नहीं, और कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। जैसे बोथ करेक्ट हुए, ये दोनों ऑप्शन हट ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 4 सवाल और हैं, बहुत बेहतरीन आज आपने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, असर्शन इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम a child's alternative conception that plants get their food from the soil through roots should be immediately crossed out with a red pen and marked as an intellectual failure। बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, उम्दा सवाल।
एक रचनावादी कक्षा में बच्चे की यह वैकल्पिक धारणा की पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अब आपको पता है कैसे करते हैं, ये गलत हो गया। तो तुरंत लाल पेन से काट दिया जाना चाहिए इस बात को बच्चे की। और बौद्धिक विफलता के बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है ये कह दो भाई। एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, सीखना गलतियां सीखने का हिस्सा है। ये कह रहे हो जैसी गलती दिखे। और रचनावादी क्लासरूम बता रहे हो, टीचर सेंटर्ड थोड़ी है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। तो बच्चे तो एक्टिव होंगे, गलतियां करेंगे, डिस्कशन के माध्यम से ठीक कर दो चैलेंज करके, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये तो गलत हो गया। जैसे ये गलत हुआ, आपको पता है कहां जाना है, फोर्थ ऑप्शन पे जाना है, बात ही खत्म हो गई। चेक ही नहीं करना कुछ, टाइम सेव हो गया, खत्म बात। फिर भी चलो हम पढ़ लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 80% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। चिल्ड्रंस ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस आर सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव स्टेप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर एक्टिव लॉजिकल अटेम्प्ट। जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं ये हेल्पफुल होती हैं, बच्चे की गलतियों को समझने में मदद करती हैं और सीखने में मदद करेंगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ए तो फॉल्स है, आर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। अ ग्रेड 3 टीचर, कक्षा 3 की शिक्षिका है या शिक्षक है, एनकरेजेस लर्नर्स टू कोलैबोरेटिवली क्रिएट डिजिटल स्टोरी बुक्स, के साथ में मिलकर डिजिटल स्टोरी बुक्स बच्चे ग्रुप में क्रिएट करें। बाय ड्राइंग अपॉन देयर होम लैंग्वेज, अपनी भाषा का, घर की भाषा का, मातृभाषा का इस्तेमाल करें। क्लासरूम में डिस्कशन करें, शेयर्ड रीडिंग करें, 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे बैठ के साथ में पढ़ रहे हैं। और बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मल लैंग्वेज, बाद में वो औपचारिक भाषा ला रहे हैं, पहले मातृभाषा से शुरू कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है, ये तो ट्रू है बात, कोई दिक्कत है? ये आया हुआ सवाल है। ज्यादातर क्वेश्चंस नए थे, कुछ कुछ सवाल मैंने पुराने भी डाले क्योंकि जो जरूरी है या अच्छे सवाल है। डोंट पोल सो सून, अच्छा कोई बात नहीं, आप थोड़ा रुक के दे दो जवाब बोल तो रहेगा ही, जल्दी आने की दिक्कत नहीं, पोल लेट आने की दिक्कत होती है। आप नई समस्या बता रहे हो आज। रीजन क्या है इसका? एनसीएफ 2023, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 emphasizes that language learning should be holistic and meaning centered, integrating listening, speaking, reading and writing as म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग प्रोसेसेस। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 भाषा अधिगम को एक समग्र एवं अर्थ केंद्रित प्रक्रिया मानती है, जिसमें श्रवण, वाचन, पठन और लेखन परस्पर एकीकृत हैं, इंटीग्रेटेड हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एलएसआरडब्ल्यू या सूबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, क्या है ये? इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप सुनते हैं तो आपका बोलना बेहतर होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आपका लिखना भी बेहतर होता है, बोलना भी बेहतर होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर क्रम पूछे तो एलएसआरडब्ल्यू का यही सूबो पाली ही आप फॉलो करते हैं, नहीं तो इसको इंटीग्रेटेड मानते हैं। ठीक, तो जब आपने ये देखा, ये आया हुआ सवाल है और ये लैंग्वेज में आया है, इंग्लिश पेडागोजी में, हिंदी पेडागोजी में, दोनों में आया है, इसी बार आया है। जो प्रीवियस आपका पेपर हुआ है फरवरी वाला या मार्च में जो हुआ था, मार्च में भी हुआ था एक सेट, वो कोई पेपर लीक हो गया था शायद सीटेट का, कहीं किसी सेंटर पे दोबारा हुआ था या हो नहीं पाया था पहले। तो एनीवे यहां पे मुद्दा क्या है, एनसीएफ 2023 से और एनईपी से सीडीपी में क्वेश्चन नहीं आ रहे पिछले कई सालों से, लेकिन लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने बैच में भी स्पेशली ये कह करके डलाया हुआ कि पढ़ लो इसको, कोई बात नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लैंग्वेज में काम आ जाएगा। अदरवाइज आपको कुछ नहीं पता, ना एनईपी में पता है ना एनसीएफ में पता है। सीटेट में सिंपल तरीका है, बच्चे के भले में है ऑप्शन, बच्चे की भलाई में, बच्चे के पक्ष में है ऑप्शन। अगर बच्चे के पक्ष में है तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों बातें बच्चे के पक्ष में है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप जाओगे बीटीसी पे, बोथ ट्रू है तो करेक्ट, चेक कर लो, आप चेक करो फटाफट से, बोथ ट्रू है, चेक करो कितने लोग हैं जो 76% लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छा समझते हैं, इन्होंने कहा कि तीसरी क्लास की शिक्षिका है जो कोलैबोरेटिवली ग्रुप में बच्चे सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं और पहले घर की भाषा यानी मातृभाषा से स्कूल की औपचारिक भाषा सिखाई जा रही है। पहले बच्चों को फ्रीडम है मातृभाषा में बोलने का, फिर धीरे धीरे स्कूल की भाषा सीख लेंगे। वेरी गुड, वेल एंड गुड, राइट है। एनसीएफ 2023 कहता है, इसका रीजन दिया है कि एनसीएफ 2023 कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है वो होलिस्टिक एंड मीनिंग सेंटर्ड होनी चाहिए, अर्थपूर्ण। तो अर्थपूर्ण कब होती है? कोई भी चीज जो बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई हो, और बच्चे की मातृभाषा जीवन से जुड़ी हुई है, तो बात तो सही हो रही है यहाँ भी। बिकॉज लगा दो बात बन जाएगी, बिकॉज लगा दो बात बन जाएगी कि भाई घर की भाषा का इस्तेमाल करो, बच्चे एक्टिव है, मीनिंग मेकिंग होगी, बात सही है एकदम। बोथ एनआर आर ट्रू, एनआर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, खत्म ही हो गई बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ये अगेन एक बड़ा और लेंदी सवाल है। असर्शन चेक करते हैं। A school integrates AI generated performance analytics but considers end of term standardized paper pencil test scores as the principal basis for documenting learners overall progress। यानी end term standardized paper pencil test, यानी बच्चे को रैंक करना हो या पेपर पेंसिल टेस्ट मुख्य बना रहे हैं बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस को जांचने के लिए, मेन चीज को पेपर पेंसिल टेस्ट को कह रहे हैं, जबकि हमारे लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए, सबमेटिव नहीं। सबमेटिव मेन नहीं है ना, वाइल प्रिंसिपल नहीं हो सकता सबमेटिव। वाइल क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस एंड पोर्टफोलियो सर्व ओनली एज सप्लीमेंट्री एविडेंस, कह रहे हैं पोर्टफोलियो तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पेपर पेंसिल टेस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेकार बात है, आपको भी पता है, सीसीई में डिस्कस किया हमने, गलत है। रीजन क्या है?
Continuous and comprehensive evaluation advocates gathering evidence of learning through diverse qualitative and quantitative assessment. CCE कहता है कि qualitatively और quantitatively शैक्षिक, सह शैक्षिक, करिकुलर, को करिकुलर दोनों पहलुओं को मापो. That collectively capture both scholastic and co-scholastic dimensions of children's development. ये बात तो सही है कि एविडेंस लो, यानी सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से मत जांचो, आप पोर्टफोलियो भी लो, चेकलिस्ट भी लो, इंटरव्यू भी लो, ऑब्जर्वेशन भी करो. 50 टेक्निक है आकलन की, पढ़ा है ये हमने अभी कल की क्लास में ही, बैच में, सीटेट के. तो अगर आप देखोगे तो ये बात तो सही है, यहाँ पे ए गलत है. जैसे ही ए गलत हो जाए, आपको पता है एक तो ये दोनों ऑप्शन हट गए, तीनों ऑप्शन हट जाते हैं, बस बचता ही एक है, वो है फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, सिंपल. बीटीसी लगेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19. 20 सवाल करने हैं हमें. टीचर्स मस्ट एक्टिवली अप्रिशिएट, रेस्पेक्ट एंड इंटीग्रेट द डाइवर्स सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर क्लासरूम ट्रांजेक्शंस. शिक्षकों को अपनी कक्षा की गतिविधियों में, अपनी एक्टिविटीज में, क्लासरूम की, छात्रों की विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को, जिस समाज, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है, सक्रिय रूप से सराहना और सम्मान और एकीकरण करना चाहिए. बच्चा जिस भी धर्म, जाति, संप्रदाय, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आ रहा है, जो भी एक्सपीरियंस बच्चा जो लेके आए स्कूल में, सब अच्छा होता है. सालों से एक ही बात कह रही हो. उसकी भाषा हो, उसका आर्थिक स्थिति हो, कुछ भी हो, हर चीज अपॉर्चुनिटी है. अवसर की तरह इस्तेमाल करनी है आपको. जो भी है, जो भी लेके आया है वो बेहतर है. उसकी प्रीवियस नॉलेज वो उसकी नींव का काम करेगी. बस आपको कनेक्ट करना है उसको. बात तो सही है. रीजन क्या है, या सेकंड स्टेटमेंट क्या है? चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पोजेस लोअर बेसलाइन कॉग्निटिव एबिलिटीज कंपेयर टू चिल्ड्रन फ्रॉम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स. अब यही जो है इन्होंने कलेश कर दिया. गलत है ये बात कि सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों में विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बच्चों की तुलना में कम आधारभूत संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, यानी मानसिक क्षमता कम है गरीब परिवार से आने वाले बच्चे की. देखिए, आईक्यू पे इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका प्रभाव पड़ता है. इसका मतलब ये नहीं है, और आईक्यू एकमात्र तरीका नहीं है सीखने का. और दूसरा, ऐसा नहीं कि बहुत किसी का आईक्यू सिर्फ अमीर परिवार में पैदा होने से 140 हो जाएगा या गिफ्टेड हो जाएगा. बहुत बड़ा भी ऐसा नहीं होने वाला कि एकदम 70 से डबल हो जाएगा आपका आईक्यू. प्रभाव पड़ेगा. दूसरी बात ये कि ये हम मान नहीं सकते. हम मानते हैं बच्चे की एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, आईक्यू को तो हम बहुत अच्छा नहीं मानते, हम तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को मानते हैं, है ना. तो यहां पे ये मानते हैं कि अगर गरीब परिवार से आने वाले बच्चों में अमीर परिवारों से आने वाले बच्चों की तुलना में दिमाग की कमी है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, है ना. या इतने लोग जो गरीब परिवारों से आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, या आपके इधर आईआईटीएंस बन रहे हैं, मतलब संख्या कम होगी बट बनते हैं ना लोग. तो ये तो नहीं कह सकते कि उनमें संज्ञानात्मक क्षमता की कमी है बाय डिफॉल्ट क्योंकि गरीब हैं. ये तो बेकार बात है एकदम. तो ये गलत हो गया. तो ए तो सही है बट आर इज फॉल्स. तो जैसे ही कोई एक गलत होता है, आपको पता है दो ऑप्शन कम से कम भी हट जाते हैं. तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर. कितने लोग सही कह रहे हैं? 69% लोग. आखिरी सवाल है आज का, देखिएगा. असर्शन या अभिकथन क्या है? होपफुली इन सवालों का डर आपका निकल गया होगा आज. देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है. टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एंटायरली ऑन द लर्नर्स देमसेल्व्स. शिक्षकों को विद्यार्थियों से दूरी बना लेनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी पूरी तरह से बच्चे पे छोड़ देनी चाहिए. क्या ये सही है? नहीं भाई. चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब ये थोड़ी टीचर एक्टिव ही नहीं है, बच्चों को जो करना है करें, टीचर की जरूरत ही नहीं है. टीचर फैसिलिटेटर है भाई, सुविधा दाता है. टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होते हैं एक अच्छी क्लासरूम में. ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही एक्टिव हैं, टीचर है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी. तो ये तो गलत हो गई बात. लर्निंग इज फैसिलिटेटेड मोर इफेक्टिवली इन एन अथॉरिटेटिव क्लासरूम एनवायरमेंट देन इन अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरमेंट. ये जो अधिगम है, लर्निंग है, सीखना है, वो बेहतर होता है किसमें? अधिनायकवादी या सत्तावादी एनवायरमेंट में, बजाय की लोकतांत्रिक कक्षा के. ये तो उल्टा बोल दिया. देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल अथॉरिटेटिव बेस्ट है क्योंकि वहां कंट्रोल भी है, केयर भी है, नियम भी है और प्यार भी है. अथॉरिटेटिव बेस्ट हो गया. लेकिन जैसे मैं आपको बता भी चुकी हूं बहुत बार, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड में अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन ये सब कुछ अच्छा नहीं है. टीचिंग मेथड में डेमोक्रेसी बढ़िया है, डेमोक्रेटिक मेथड है. क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल में डेमोक्रेटिक मेथड कोई नहीं है. वहां पे अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटेरियन होता है, पैसिव मिस्टेक होता है, या पैसिव पेरेंट्स होते हैं, या फिर इग्नोरेंट होते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्टफुल बोलते हैं जिसको. पेरेंटिंग के 4 टाइप हैं जिसमें अथॉरिटेटिव बेस्ट है. अथॉरिटेरियन वहां भी बेस्ट नहीं है कि कह दिया ना कह दिया, अमिताभ बच्चन टाइप्स, मतलब एक्चुअल अमिताभ बच्चन नहीं, जो मूवी है उनकी, चाहे वो मोहब्बतें हो, चाहे वो आपकी कभी खुशी कभी गम हो. तो अथॉरिटेरियन वहां बेस्ट नहीं है. पेरेंटिंग स्टाइल में मैं लिख देती हूँ, ये आपके लिए वैसे काम आ जाएगा. ये तो आप समझ गए होंगे कि दोनों ही बातें गलत हैं. डेमोक्रेटिक बेटर होता है अथॉरिटेटिव से. तो बोथ आर फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं?
91% लोग। मन खुश कर दिया आपने, अब आप नहीं अटकेंगे इन सवालों में। अब यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा में सुन लो, काम आएगी, कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है, एक होती है पेरेंटिंग स्टाइल्स, यानी बच्चे को रियरिंग अप स्टाइल्स भी बोलते हैं, कि बड़ा कैसे करना है आपको, बच्चे को उसका पालन पोषण कैसे करना है। पेरेंटिंग स्टाइल्स में 4 स्टाइल पढ़ते हैं, ये आप बड़े बैचेस में सीटेट के बाद जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, अभी भी हम कर लेते हैं मौका लगने पे। 4 हैं। बेस्ट कौन सी है? बेस्ट होता है अथॉरिटेटिव, अधिनायकवादी कह देते हैं, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव बेस्ट है। क्यों है बेस्ट? क्योंकि केयर और कंट्रोल दो ही चीजें होती हैं पेरेंटिंग में। केयर भी है यहाँ और कंट्रोल भी है, यानी नियम भी है लेकिन बच्चों की केयर भी है, डिसिप्लिन भी है और चर्चा भी होगी, डिस्कशन होके रूल्स तय होंगे घर के या बच्चों के। अच्छा, उनको साइंस स्ट्रीम लेनी है, क्यों लेनी है, उस पर चर्चा होगी। सही और गलत क्या है, दोनों पहलू देखे जाएंगे। मन क्या है ये देखा जाएगा। नियम है कि भाई घर में 11 बजे से पहले आना है रात को, और ये सबके लिए, ऐसा नहीं है लड़कियों के लिए है। किसी घर में कुछ और हो सकता है, अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, किसी और जगह पे नियम हो सकता है। केयर और कंट्रोल दोनों है बेसिकली। क्योंकि अगर ये होगा कि बच्चों को आप कहो जिस टाइम उठ रहा है सब सही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो वो स्कूल भी नहीं जाएगा। तो कंट्रोल भी चाहिए और केयर भी चाहिए। अब यहां पर पेरेंटिंग स्टाइल में बेटर होती है अथॉरिटेटिव। जैसे ही बात करते हैं टीचिंग स्टाइल की, टीचिंग स्टाइल की जैसे ही बात करोगे तो ये तो पेरेंट्स के लिए बेहतर हो गई अथॉरिटेटिव टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल में बेहतर होती है या बेस्ट होती है, हम कहेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल, क्योंकि यहां अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेटिव का कोई रोल नहीं है। डेमोक्रेटिक यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने की आजादी है, लोकतांत्रिक टीचर ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। समझ लो, डेमोक्रेटिक स्टाइल ये बेहतर है क्योंकि बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव हैं, टीचर और स्टूडेंट बोथ आर एक्टिव। तो अगर टीचिंग मेथड में बात करें तो आप कहेंगे डेमोक्रेटिक मेथड बेस्ट है, लोकतांत्रिक विधि। पेरेंटिंग स्टाइल में बात करें तो आप कहेंगे अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन नहीं, वो हिटलर शाही हो जाएगी, अथॉरिटेटिव बेटर है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। अगर आप बैच में रेगुलर प्रॉपर चैप्टर्स पढ़ना चाह रहे हैं, सुपर टेट में आप ले लीजिए एडमिशन। ये फ्री बुक, एक्चुअल फिजिकल बुक मिलेगी, जो मैक्सिमम एडमिशन शुरू वाले होंगे। हिंदी मीडियम में ये बुक होगी, प्रैक्टिस बुक एक आपके घर आएगी, और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे। ये जो पीडीएफ है आज के क्वेश्चंस का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा विद आंसर्स मार्क्ड। प्रीवियस सारे पीडीएफ्स अपलोड हो गए हैं, जिन्होंने चेक ना किए हों वो चेक कर लें जा करके। और बेसिक ध्यान रखेंगे कि आप बीटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। अगर बोथ ट्रू हैं तभी आप चेक करेंगे बिकॉज लगा के, या फिर दैट इज वाई लगा लेंगे अगर रीजन से चेक करना है तो, है ना, सिंपल बात है। और जैसे कोई एक गलत निकल जाए तो समझ जाओ कि आसान हो जाएगा आंसर। इसीलिए ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं बोथ करेक्ट होते हैं, बस रीजन आपको चेक करना होता है बिकॉज लगा करके, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका ये प्राइमरी का बैच है भाई, 1st to 5th वाला जो सुपर डेट का बैच है। मैं 1-2 सवाल ले लेती हूँ आप लोगों के, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वैसे अब बोलने की हिम्मत नहीं बची है, बिल्कुल थक चुकी हूँ बाकी क्लासेस भी लेके, फिर भी चेक कर लेती हूँ आप लोगों के सवाल। ईवीएस पेडागोजी, आप प्रीवियस सेशन देख लो, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है ना। इस बार 15 सेशन लेने हैं, एक मैंने ले लिया, अभी 14 सेशन और हैं पेपर तक आपके यूट्यूब पे जो मैं लूँगी। बैच में तो प्रॉपर क्लासेस हुई ही हैं। वो 15 सेशन में आप एक्टिव रहिए। ये 15 भी देख लिए ठीक से, फ्री नोट्स दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। बस मैं ये चाहती हूँ आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो वो फ्री नोट्स डाउनलोड कर लो। आज भी वो उतने ही रेलिवेंट है। मैराथन का पूरा प्लान है 20 अगस्त को, जहाँ तक है सीडीपी का मैराथन रखेंगे, सब ठीक रहा तो। 23 अगस्त को हिंदी का और इंग्लिश का, पूरी कोशिश है मेरी कि मैं मैराथन लूँ, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। बैच पेमेंट इज नॉट हैपनिंग, कोई ग्लिच होगा, एक बार फिर से ट्राई कर लेना, हो जाएगा। बहुत सारे लोग रहते हैं करियर लैब पे। डेली क्लास प्लीज यार, मेरी कोशिश है। हम लोग कल मिलेंगे, टैग वर्ड्स करेंगे। गुड नाइट स्वीट मैम, लव यू सो मच। थैंक यू जी, लव यू टू। और बताइए, उर्दू टीचर नेक्स्ट टाइम से आ जाएंगे। 18 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20, 17 आउट ऑफ 20, बहुत बढ़िया जी। चलिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे समझने को मिले होंगे, नंबर तो चलो ऊपर नीचे चल जाएंगे अभी के लिए। गुड नाइट स्वीट मैम, ओके ठीक है, सेम कमेंट करने लगे हो।
मॉक टेस्ट में 82 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उससे ज़्यादा ही आएंगे एक्चुअल में, बट प्रैक्टिस करते रहो। इस टाइम पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने नहीं पढ़ा है उसका पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पता चले मैं रिवीजन कह रही हूँ, कोई बंदा आ जाए, ऐसे लोग होते हैं जो अंत में जागते हैं लास्ट के 15 दिन में, तो उनको पहले पढ़ लेना चाहिए। फ्री नोट्स पढ़ लो, फ्री नोट्स से शुरुआत कर लो, 2-3-4 घंटे में पढ़ लोगे। लेस देन 100 पेजेस के तीनों सब्जेक्ट के नोट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी और आपका CDP। और फर्स्ट पेपर के लिए तो EVS और मैथ्स पेडागोजी भी है। आई मेड 2 मिस्टेक्स इन अ हरी, कोई बात नहीं, ऐसे ही जल्दीबाजी में पेपर में गलती होगी, इसलिए प्रैक्टिस इनफ करके जानी है, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स ऑल्सो प्लीज ऐड, राधिका कह रही हैं, कल कराऊंगी राधिका पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स, डोंट वरी। चलिए सी यू टुमारो, होपफुली टुमारो वही 9:30 के अराउंड। चलिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स में बता देना कैसा रहा सेशन, कितना स्कोर आया, कहीं कोई डाउट हो